स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अब आपके सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे और आपके सवालों पर आपको बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं पंकज मटपाल सर और इसके साथ ही विश्वजीत पाराशर सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत अच्छा लगता है आम निवेशकों के तमाम सवालों के साथ आपका मार्गदर्शन। तो पहला जो सवाल है वो है बुधादित्य बैनर्जी साहब का और इनका सवाल मैं पढ़ देता हूं, बाकी डिटेल्स पंकज सर आपके पास होंगी ही। इन्होंने कहा है कि वो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहते हैं। टोटल एसआईपी जो है इनकी 15,000 की है मंथली और एसआईपी की जो डिटेल है वो पंकज सर आपके पास है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इसके अलावा बाकी अहम जो इनके फंड्स हैं वो भी दिया हुआ, लगभग 6 फंड इनके पास हैं। इनका जो गोल है वो अगले 10 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का है रिटायरमेंट के लिहाज से। फिलहाल इनकी उम्र 37 साल है। हालांकि इन्होंने अब तक जो है वो अपनी जो बाकी चीज़ें हैं उसका डिटेल दिया हुआ है। पंकज सर बताइए क्या सलाह होगी बुधादित्य को? प्रशांत जी नमस्कार। देखिए इनके पास जो स्कीम है बनर्जी साहब के पास सभी अच्छी हैं और एक सवाल भी इसमें इन्होंने ऐड किया हुआ था कि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है और लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ऐसा बनर्जी साहब का कहना है। लेकिन मैं बता दूं कि लास्ट 1 ईयर में यदि आप देखेंगे तो स्कीम ने 27% के अराउंड रिटर्न डिलीवर किया है और लास्ट 3 इयर्स का सीएजीआर भी करीब 16% है। तो मेरे हिसाब से स्कीम खराब नहीं है। अब क्या होता है, कई बार आप लार्ज कैप स्मॉल कैप से कंपेयर करते हैं और आप देखते हैं कि उस वक्त पर स्मॉल कैप ने 40% का या 50% का, यहाँ तक कि स्मॉल कैप ने देखा कि 70% तक का रिटर्न दिखाई दिया। तो समझना चाहिए कि अलग-अलग कैटेगरी के रिटर्न अलग-अलग होंगे, रिस्क भी अलग होता है। तो मेरे हिसाब से जो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है, थोड़ा मिड कैप में है और अच्छी स्कीम है, वेल डाइवर्सिफाइड है, तो बने रहे इसमें। और इसके अलावा जो स्कीम्स हैं वो भी अच्छी हैं। तो पहली सलाह तो ये है कि स्कीम में बने रहे। बस एक बात ज़रूर है, यहाँ पर जो आपने मुझे लिस्ट दी है स्कीम्स की, उसमें लाइक जैसे मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ नेस्डेक 100 फंड। अब ये दोनों ही इंडेक्स फंड हैं, दोनों ही इंटरनेशनल इंडेक्स नेस्डेक 100 को ट्रैक करते हैं। तो ऐसे में 2 फंड्स रखने की कोई भी वजह नहीं है। आपको हो सके तो इन दोनों को कंबाइन करके एक ही फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स फंड हैं, एक ही इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं और दोनों की परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसी ही रहेगी। बाकी स्कीम अच्छी है। दूसरी बात जहाँ तक है टारगेट का सवाल। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें कि जो 15,000 की एसआईपी हो रही है और 12% का सीएजीआर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो करीब 34 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। प्लस क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट पहले से किया हुआ है, उसकी वैल्यू पकड़ ले तो 2, 3 लाख, 4 लाख और हो जाएंगे। तो करीब आप पकड़ लीजिए कि 36 लाख के आसपास इकट्ठा हो पाएंगे 10 साल में। तो यदि आपको बड़ा पैसा इकट्ठा करना है तो सलाह ये है कि एक तो आप स्टेप अप करें, साल दर साल आपकी इनकम बढ़ेगी, उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें ताकि आप बड़ी पूंजी जुटा पाएं। और साथ में जब जब आपको बड़ा पैसा मिले, बोनस मिले, इंसेंटिव मिले, ऐसा कुछ भी मतलब इनकम बढ़े, तब आप टॉप अप करें ताकि आप बड़ी राशि इकट्ठा कर पाएं। तो स्कीम में बस जैसे मैंने कहा कि एक ही कैटेगरी की एक ही इंडेक्स में 2 फंड हैं, उसको आप कंबाइन कर सकते हैं। बाकी स्कीम सभी अच्छी हैं। तो बुधादित्य बनर्जी साहब, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों की, आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत स्पष्ट भाषा में पंकज सर ने आपके सामने तमाम बातें रखी। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर जो हैं उनको जोड़ते हैं। राजेश्वर शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। विश्वजीत सर, राजेश्वर जी का सवाल आपके लिए होगा। हेलो जी राजेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल सर। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने वैसे पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। जी जी, वो जानकारी है। मेरा
हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, मेरा मोटिव है वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, और मिनिमम 15 साल की इन्वेस्टमेंट टाइम मेरा है। ठीक है, तो मुझे इस पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की जरूरत है या यही ठीक है? ठीक है। कोई लक्ष्य है आपका, कितना आप कॉर्पस चाहते हैं इन 15 सालों में? नहीं, बस वेल्थ क्रिएशन मुझे चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आपके मौजूदा निवेश के हिसाब से आप चाहते हैं कि एक वेल्थ क्रिएशन आप का लक्ष्य है, और इस निवेश में अगर कुछ आपको बदलाव करना है तो वो सुझाव भी विश्वजीत सर देंगे। विश्वजीत सर, बाकी जो जानकारियां हैं, बाकी जो डिटेल हैं, वो तो राजेश्वर जी की आपके पास है ही। बताइए क्या होगी इनको सलाह। जी बिल्कुल पांडे जी, जैसे कि हमारे देश में वेल्थ क्रिएशन का मतलब है करोड़पति। तो अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें राजेश्वर जी का, तो करीब करीब 20,000 की ये एसआईपी कर रहे हैं और 15 वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ठीक 1 करोड़ रुपया, अगर हम 21,000 लेके चलते हैं तो एग्जैक्टली 1 करोड़ रुपया बन जाता है, जो अपने आप में वेल्थ क्रिएशन है। तो उनका अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन 2 फंड में मैं उनको थोड़ा सुझाव दूंगा कि वो बदलाव कर सकते हैं। एक तो मोतीलाल मिरई एसेट मिड कैप, इस फंड की परफॉर्मेंस थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, तो इसको चेंज करके आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में चले जाएं। और इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप फंड है। तो अभी स्मॉल कैप में जैसा हम सुनते भी आ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया में भी आ रहा है कि स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्की है, तो आप क्वांट स्मॉल कैप से स्विच करके क्वांट एक्टिव फंड में चले जाएं, जो कि एक मल्टी कैप फंड है। तो आपको थोड़ा सा फंड मैनेजर को वहां पे फ्रीडम मिल जाता है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई तो कर ही रहे हैं, जो बाकी का 25% है वो भी किसी भी ऐसी कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं जहां पे मार्केट के हिसाब से वो बदलाव कर सकते हैं। तो ये 2 फंड में थोड़ा शिफ्ट चेंज कर ले। और इसके अलावा मेरे ख्याल से 21 वर्ष और 15 वर्ष में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य आप लेके चल सकते हैं राजेश्वर जी, जो कि 12% का हम सीएजीआर लेके चलते हैं तो बन जाएगा। तो ये तो रहा गणित और थोड़ा सा बदलाव, और बाकी जो रिमेनिंग फंड्स हैं वो अच्छे हैं, उसमें आप निवेशित रहें, बने रहें और लगातार एसआईपी बढ़ाते रहें। और सबसे अच्छी वेल्थ क्रिएशन की जो बात होती है वो ये है कि 1 करोड़ तो बन ही रहा है, लेकिन अगर आप 10% अपने हर साल इंक्रीज करते रहे एसआईपी, तो मेरे हिसाब से 15 वर्ष में बहुत अच्छा कॉर्पस जनरेट हो जाएगा। तो बिल्कुल निवेशित रहें और थोड़ा सा बदलाव करें और कोशिश करें एसआईपी को इंक्रीज करते रहें। राजेश्वर जी, आपको बेहतर सलाह और आपको एक तरह से शाबाशी भी मिली है आपके इस निवेश के तौर तरीकों पर, और यही वजह है कि इस तरह के शोज़ में जब ऐसे निवेशक भी हमसे जुड़ते हैं जिनका निवेश प्लान जो है उस पर उनकी दाद देनी चाहिए, तो हमारे दिग्गज एक्सपर्ट उनकी पीठ भी थपथपाते हैं। चलिए, अगले निवेशक को जोड़ते हैं। सुधीर जी हमारे साथ हैं। सुधीर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार, दिल्ली से। जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। पंकज सर, सवाल आपके लिए होगा। हाँ, एक्चुअली मैंने ना अपना पोर्टफोलियो भेजा है जिसमें मैं एसआईपी कर रहा हूँ 2014 से। जी, बीच में मैंने कुछ रिडीम वगैरह भी कराए थे। तो एक्चुअली मेरा टारगेट है 2025 जनवरी से मुझे एसडब्ल्यूपी के थ्रू 25,000 या 20,000 पर मंथ इनकम चाहिए। अकॉर्डिंगली मुझे इस पोर्टफोलियो में कितना और ऐड करना है या फिर चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूएंट पोर्टफोलियो? ठीक है पंकज सर, अब बहुत स्पष्ट सा सवाल है इनका। कोई और आपकी अगर पंकज सर क्वेरी हो तो फोन लाइन पर सुधीर जी बने हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मैं बात करूंगा और फिर मैं जरूरत पड़ेगी तो कुछ और प्रश्न पूछूंगा। पहली बात यह है कि सुधीर जी, अगर आप कह रहे हैं कि जनवरी 2025 मतलब कि 9 महीने के बाद में आपको एसडब्ल्यूपी शुरू करनी है, और उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो मेरे हिसाब से काफी रिस्की पोर्टफोलियो है। जब हम बात करते हैं एसडब्ल्यूपी या पैसा रिडीम करने की, तो फिर ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड तो स्पेशली मैं कहूंगा कि नहीं होने चाहिए इस वक्त पर, बल्कि हम हमेशा कहते हैं कि जब टारगेट के पास आप पहुंच जाते हैं तो आपको इक्विटी से डेट में स्विच कर लेना चाहिए, या फिर जैसा आप एसडब्ल्यूपी करेंगे तो आप हाइब्रिड फंड में स्विच कर लें, और ये सही समय आ गया है। आपको अभी स्विच कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आप 1 जनवरी 2025 या जनवरी में कभी भी एसडब्ल्यूपी शुरू कर पाएँ। और आपने जैसे कि निपुंज स्मॉल कैप फंड है आपके पास में, या फिर आपके पास में लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल देखा जाए इक्विटी की, तो वहाँ से भी मैं कहूँगा, बट स्पेशली यदि स्मॉल कैप की बात करूँ, मिड कैप की बात करूँ, तो यहाँ से तो बिल्कुल आपको इमीडिएटली स्विच कर देना चाहिए। तो आप अपनी एसआईपी रोक दें इन स्कीम में,
एसआईपी तो आप सभी जो भी स्कीम आप इक्विटी में कर रहे हैं वहां पे रोक दें, और जो आपका टोटल पैसा इकट्ठा हुआ है उसको भी आप धीरे धीरे करके आप हाइब्रिड फंड्स में स्विच करें, ताकि आप वहां से एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकें। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो आपने कहा कि 30,46,000 रुपए आपके पास इकट्ठा है और प्लस आप एसआईपी कर रहे हैं, तो टोटल अगेन मैं यहाँ पर इवन अगर मैं कह रहा हूँ कि आप इसे हाइब्रिड में कीजिए तो 12% भी एज्यूम करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। बट फिर भी यदि मैं उस हिसाब से भी कहूँ तो आपके पास करीब करीब 25 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं इस साल के अंत तक, क्योंकि जनवरी से आपका एसडब्ल्यूपी करनी है। अब आप कह रहे हैं कि आपको 20,000 रुपया महीना विड्रॉ करना है, तो आप ऐसा लेके चल रहे हैं कि करीब करीब आपको 9% के आसपास रिटर्न मिल सके। और मेरे हिसाब से जब आप एसडब्ल्यूपी करते हैं और ये मान के चलते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपका सेफ रहे और सिर्फ जो प्रॉफिट है उसी को आप विड्रॉ करें। अदरवाइज क्या होगा, समय के साथ इतना का पैसा उतना नहीं बढ़ेगा जितना आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका जो कैपिटल है, जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उसमें से भी पैसा विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा, तो आप नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में आपके पास करीब करीब 40 लाख रुपए होने चाहिए। 40 लाख होंगे तो आप आधा परसेंट हर महीना उसमें से रिडीम करेंगे और उम्मीद की जाती है कि जो रिटर्न होंगे आपके वो इससे ज्यादा होंगे। लेकिन क्योंकि सेफर साइड पर यदि विड्रॉल कम होगा और पैसा ज्यादा बढ़ेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लंबे समय तक पैसा चलेगा। तो आपको सलाह ये है कि आपका टारगेट यहाँ पर पूरा होता दिखाई दे रहा है 25 लाख के आसपास, आपको करना है करीब 40 लाख का। तो आप थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट करें इसमें या फिर अवधि थोड़ी बढ़ाएं, इसी तरह से तब ये मुमकिन है, अदरवाइज तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको, पोर्टफोलियो में आपको रिस्क कम करना है, इक्विटी से आपको हाइब्रिड में आना है, और दूसरी बात आपको जो टोटल राशि इकट्ठा होती दिखाई दे रही है वो कम है, उसे बढ़ाना है। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई कोशिश हमारी यही है कि आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हमको यहाँ रुकना होगा और ब्रेक के बाद लौटेंगे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। चेतन गांधी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज जी, सवाल आपके लिए ही होगा चेतन का। चेतन नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं चेतन गांधी शिकागो से बोल रहा जी। हूँ और मेरा क्वेश्चन है मेरा मित्र के फ्रेंड के लिए लड़के के लिए है जी। अभी उसने HDFC अकाउंट में सेविंग अकाउंट यानी कि वो सिप थ्रू वो इन्वेस्ट करना चाहता है और वो बिल्कुल नया है। उसको मैंने समझाया है कि म्यूचुअल फंड में रोक के आप अपना कैरियर बना सकते हो, तो अभी वो इन्वेस्ट करना चाहता है, चालू किया नहीं है। तो अभी उसके लिए मैंने HDFC का जो म्यूचुअल फंड है ये चूज किया है, तो वो सही है और है। जो परसेंटेज वाइज है वो भी सही है, इसमें कुछ चेंज करना जरूरी है। ठीक है चेतन जी, सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई देनी चाहिए कि आप लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और किसी का इनिशियल जो है जब वो शुरुआत कर रहा है अपनी सबसे महत्वपूर्ण एज में होता है, वहाँ पर इस तरह की एडवाइस अगर उसे मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी और उसके लिए आप वाकई बधाई के पात्र हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे आप, बताइए क्या मार्गदर्शन होगा चेतन जी को। बिल्कुल चेतन जी, बिल्कुल मैं भी इस बात को बिल्कुल कहूंगा जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कहा कि आप दोस्त के बेटे के लिए उनको गाइड कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिल्कुल गाइड करना चाहिए और साथ ही जो आप कर रहे हैं कि दोस्त के बेटे को, इसके लिए मैं बिल्कुल आपकी तारीफ करूंगा। दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि उन्होंने अकाउंट खोला है HDFC बैंक में, लेकिन एक बात बता दूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सेविंग्स अकाउंट किस बैंक में है। ऐसा नहीं है कि यदि आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो आपको म्यूचुअल फंड HDFC के लेने हैं, या ICICI बैंक में अकाउंट है तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीम आपको लेनी होगी। ऐसा नहीं होता है। तो सेविंग्स अकाउंट कहीं पर भी हो सकता है। आपको देखना यह है कि आपकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो आपके लिए सुटेबल किस तरह की स्कीम रहेंगी और कौन से फंड हाउस की वो स्कीम जो आप जिस तरह की स्कीम से निवेश करना चाहते हैं
वो अवेलेबल हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो आपके लिए मैं बताऊँगा कि जैसा आपने कहा कि देव पटेल को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और यहाँ पर क्योंकि आपका जो आपने सोचा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आप बोल रहे हैं ₹5000 तो सिर्फ 2 स्कीम में आप इन्वेस्ट करने की सलाह दीजिए उनको। 2 स्कीम काफ़ी रहेंगी और इन 2 स्कीम में मैं कहूँगा कि एक क्योंकि आपने ऑलरेडी एचडीएफसी का चुनाव किया है, तो एचडीएफसी की 3 स्कीम चुनी है आपने, 3 तो नहीं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में आप उन्हें कह सकते हैं बिल्कुल कि देव इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5000 का अमाउंट है तो 2500 मतलब कि 50% एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें और बाकी का 2500 के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का मार्केट कैप का यहाँ पर निवेश रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा। बिल्कुल। और जो फ्लेक्सी कैप फंड है, वो भी सभी तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जो वहाँ पर मेजर एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में है। तो मेरे हिसाब से ये 2 फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो ये है आपको सलाह। चलिए फटाफट से अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। चिराग सलूजा हमारे साथ जुड़े हैं। चिराग जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। विश्वजीत सर सवाल आपके लिए होगा। मैंने आपको फंड बताए हैं मेरे जी जी जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आपको मैसेज किए थे। जी जी जी, वो तो है हमारे पास। हाँ जी, मेरे को ये जानना था कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं, इसमें है। कुछ चेंजेस की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, कोई लक्ष्य है आपका? नहीं, ऐसा कभी कोई लक्ष्य नहीं। ठीक है, तो एक वेल्थ क्रिएशन का ही लक्ष्य है। आज ज्यादातर कॉलर ऐसे ही आ रहे हैं। विश्वजीत बताएं, चिराग को क्या आप गाइड करेंगे? प्रशांत जी, कौन से फंड से थोड़ा सा मुझे करेक्शन चाहिए होगा क्योंकि अच्छा, नाम लगता भी है। लिखा हुआ निवेशक का। ठीक है ठीक है। चिराग, हम फंड की लिस्ट जो है वो आप बता दें। हम निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और इसके अलावा HSBC फोकस्ड फंड, PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, क्वांट एक्टिव फंड, इन सब में निवेश है। HSBC में 2500 का निवेश है सर। इसके अलावा बहुत सारे उनके फंड यहाँ पर मौजूद हैं चिराग के। आपको बता दें वाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप में 1500 का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट रेगुलर ग्रोथ में 1000 और मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 1500। LIC की एक सिप है 4000 की। ये बिल्कुल डिटेल प्रशांत जी, मैंने देख लिया है। करीब करीब 20,000 की SIP कर रहे हैं चिराग जी। और ब्रॉडली 11-12 फंड्स, जैसे भी आपने नाम भी बताए, 10-12 फंड्स में निवेश कर रखा है। तो मेरे को इन्होंने गोल लिखा था कि ये 1.7 करोड़ अचीव कर सकते हैं, करना चाहते हैं। तो मैं इनको ये सलाह दूंगा कि 20,000 रुपए से अगर ये निवेशित रहेंगे तो 15 साल में 1 करोड़ बन जाता है। लेकिन अगर ये 16,000 के SIP और इंक्रीज करते हैं तब जाके ये अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे 1.7 करोड़ के। या फिर बहुत अच्छा सुझाव रहेगा कि 20,000 की SIP कंटिन्यू रखें और हर वर्ष 10% का स्टेप अप करते रहें। तो 10% का स्टेप अप करने से ये अपने गोल के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, जो कि 1.7 करोड़ का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। जहां तक फंड का सवाल है, फंड काफी अच्छे हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन कोई 6 फंड ऐसे हैं जिसमें 2 लार्ज कैप, 2 फ्लेक्सी कैप हैं, 2 लार्ज एंड मिड कैप हैं और 2 इसके अलावा फोकस फंड है। तो ये 6 फंड ऐसे हैं जो एक जैसे ही हैं और इनमें काफी हद तक ओवरलैप भी है। तो चिराग जी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको एक फंड ही रख लें आप उस कैटेगरी का, तो काफी रहेगा। जैसे कि आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप है और मेरा ही अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है, तो एक फंड भी चल जाएगा। दोनों काफी हद तक सेम ही पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं और काफी हद तक ओवरलैप भी है। इसके अलावा व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप भी है और आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू करें और धीरे कोशिश करें व्हाइट ओक की जो अमाउंट आप SIP कर रहे हैं वो भी आप पराग पारिक में ही शिफ्ट कर दें। तो इस तरीके से आपका फंड साइज भी कम हो जाएगा, पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, आप उसमें निवेशित रहें और कोशिश करें हर वर्ष 10% का अपना SIP इंक्रीज करते रहें। तो आपका जो लक्ष्य है वो आप उसके बिल्कुल आराम से उसके नजदीक पहुंच जाए। है आपको सलाह। उम्मीद करते हैं आपके काम आए। और फिलहाल
इस सवाल जवाब के सिलसिले को हमें यहाँ रोकना होगा। विश्वजीत सर और पंकज सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आगे